हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम रिवीजन सेशन करेंगे। टोटल 2 चैप्टर हम करेंगे आज, ठीक है। रिवीजन कौन कौन 2 चैप्टर? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। 40 मिनट्स के अंदर मैं ये दोनों चैप्टर पूरी तरीके से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोग तैयार हो ना? तैयार हो जाओ। चलो ध्यान से सुनना है सिर्फ, ठीक है। ध्यान से सुनना है, कुछ भी नहीं करना है उससे ज़्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में? सेलुलर रेस्पिरेशन। जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सभी चीज़ लाइफ प्रोसेस के अंदर जो आता है, यानी कि रिप्रोडक्शन बोल लो, और रिपेयर बोल लो, डाइजेशन बोल लो, ग्रोथ बोल लो, जो भी आप कहोगे सभी लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। और ये सारे प्रोसेस होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का। एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी आएगा रेस्पिरेशन के द्वारा, ठीक है। एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो, और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये जो एटीपी है, एनर्जी है, जो भी कह लो, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं, आपको पता ही होगा। कहाँ से आता है? ये आता है सेल के अंदर, यानी कि सेल के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक बात तो याद है ना कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। बायोलॉजी में ये चीज़ याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में अभी आ चुका है और ये कई सारे चैप्टर में रिपीट होता है, ठीक है। बहुत से चैप्टर में ये चीज़ रिपीट होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, रेस्पिरेशन का फीचर्स क्या क्या है? पहले तो ये सेलुलर प्रोसेस होता है, ठीक है। एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, कैटाबोलिक होता है यानी कि ब्रेक डाउन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है। कौन सा वाला ऑक्सीडेशन? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। एनसीईआरटी पे ये स्पेसिफिक चीज दिया है, ठीक है, एक लाइन में। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता, वो ट्रैप होता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। चलो, टाइप ऑफ सेल दो तरह के होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफिक सेल और हेटेरोट्रोफिक सेल। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ऑटोट्रोफिक सेल का एग्जाम्पल है क्लोरोफिल सेल, सबको पता हो। हेटेरोट्रोफिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा है? रूट सेल। कौन सा? रूट सेल। जो रेस्पिरेशन है ये कॉमन प्रोसेस है बोथ टाइप ऑफ सेल, यानी कि आप यूकैरियोटिक सेल ही ले लो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल ही ले लो, जो भी सेल आप ले लो, सारे बोथ सेल में ही रेस्पिरेशन कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। ये एक बात याद रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। कॉमन प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिर्फ एक ही चीज में एब्सेंट होता है, एक ही चीज में। कहाँ पर एब्सेंट होता है? वायरस में। कोई सी भी वायरस में रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन वायरस में नहीं होता। एक बात और यहाँ पर आ जाता है, कौन से सब्सटेंस का रेस्पिरेशन होगा? हम तो बहुत सारी चीज़ खाते हैं लेकिन सभी का रेस्पिरेशन नहीं होता। जिन चीज़ का रेस्पिरेशन होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उसके अंदर कौन आएगा? कुछ ऑर्गेनिक आएंगे, सम ऑर्गेनिक, याद रखना, सम ऑर्गेनिक, जिनके अंदर कार्बन चेन होगा। क्या होगा? कार्बन चेन। सम ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक अगर स्टेटमेंट में दिया रहेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सम ऑर्गेनिक होगा। कार्बन चेन जहाँ पर होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन ले लो, फैट ले लो, ऑर्गेनिक एसिड ले लो, ठीक है। कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसका जो एवोल्यूशन ऑफ CO2 है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ CO2 इनटेक ऑफ ऑक्सीजन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक बात ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं प्रोसेस के ऊपर, यानी कि पहले तो ग्लूकोज हम लेते हैं, इंटेक करते हैं ग्लूकोज खाने के द्वारा। उसका ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, क्या बनता है? पाइरूवेट। 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट बनता है, ठीक है। लेकिन हम सारा कुछ एक मान के ही चलेंगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। वो एक बार बाद में करूंगा, अभी सुनो। पाइरूवेट से फिर क्या बनता है? लिंग रिएक्शन के द्वारा एसिटाइल कोए, ठीक है। और उसके बाद जो है क्रेब साइकिल होता है, ठीक है। एक एक करके सारा चीज डिस्कस करेंगे। चलो, जो एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी,
लाइन सबको पता है, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। एटीपी के रूप में जो एनर्जी होता है स्टोर होता है, और जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरसेलुलर क्यों, क्योंकि सेल के अंदर होता है, ठीक है। सॉरी, इंट्रासेलुलर, गलत बोल दिया, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। एक बात और, क्या प्लांट्स को ऑक्सीजन के रिक्वायर होते हैं? हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं जो है, हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में कहाँ से ऑक्सीजन आता है, प्लांट के द्वारा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के वक्त जो है वो CO2 इंटेक करते हैं और O2 छोड़ते हैं, ठीक है। वो O2 हम फिर लेते हैं ब्रीदिंग के द्वारा। लेकिन प्लांट्स को भी क्या रेस्पिरेशन के द्वारा क्या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है? तो उसका आंसर है हाँ, उनको भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन कुछ यहाँ पर बात आ जाती है, क्या बात, उनको जो है एनर्जी बहुत ही कम लगता है कंपैरिजन में। कंपैरिजन कम लगता है मतलब क्या, कंपैरिजन में, किनके कंपैरिजन में, हमारे ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। क्यों, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आज अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद उठकर कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके लिए हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो प्लांट है वो तो एक ही जगह स्टेबल रहते हैं, कहीं पर जाते नहीं, इसलिए उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। इसीलिए उनका जो O2 का, ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, ऑब्वियसली। जो O2 वो इंटेक करते हैं, किसके द्वारा इंटेक करते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा, याद रखना VVI है, ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा। उनका जो डीपर टिश्यू होता है ना, बाल्की, जब बाल्की स्टेम है, अगर कोई बल्कि ट्री है, बहुत ही मोटा तना है उसका, तो अंदर का जो सेल है वो सारे डेड होता है, ठीक है। वो सब मैकेनिकल वर्क में वो यूज होंगे, ठीक है। फाइलम, जाइलम, फ्लोएम, जब ये चीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा मैकेनिकल प्रोसेस में वो कैसे यूज होंगे, ठीक है। अभी उनको छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो, अंदर का जो होता है वो डेड होता है सेल, बाहर के तरफ जो यानी कि सरफेस एरिया में जो सेल होते हैं सिर्फ वही लिविंग होते हैं, ठीक है। इसीलिए अंदर के सेल को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बाहर का जो सरफेस एरिया का जो सेल है वो लेंटिसल स्टोमाटा के द्वारा वो जो है ऑक्सीजन इंटेक कर लेते हैं, ठीक है। जो मेसोफिल सेल जो है, मेसोफिल सेल यानी कि ग्रीन लीव्स में जो सेल होते हैं मेसोफिल सेल है, ऑब्वियसली, नहीं तो ग्रीन कैसे और लीव्स का कलर। वो खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो ऑक्सीजन इंटेक कर लेंगे, ठीक है, पता है। चलो, सॉरी, अब आ जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है, कौन सा प्रेफर्ड, मोस्टली प्रेफर्ड सबस्ट्रेट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, मेनली ग्लूकोज, ठीक है। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों जगह पे होता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन का प्रेजेंट ना होना। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी कि जब एरोबिक कंडीशन होगा, तब दोनों जगह पे होगा, साइटोप्लाज्म में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी होगा। लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, तब सिर्फ वो साइटोप्लाज्म में होगा, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, एरोबिक कंडीशन में साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पे होंगे, ठीक है, समझ जाइए। जो एनर्जी है वो कैसे फॉर्म होता है, एक तो एनर्जी फॉर्म हो गया यानी कि ATP फॉर्म हो गया डायरेक्ट, ठीक है, उसको SLP कहेंगे, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और दूसरी तरीका है, इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर उससे NADH बना, फिर वो ATP कन्वर्ट हो गया। सबको पता है एक NADH से 3 ATP मिलता है, पता है ना सबको, और एक FADH2 से 2 ATP मिलता है। चलो, उसको हम क्या कहेंगे, जब NADH से ATP बना या FADH2 से ATP बना, तब क्या कहेंगे, OP, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। चलो, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है, CO2 एंड H2O, या फिर अगर मोस्ट करेक्टली बोले तो 6 CO2 6 H2O, ठीक है, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। सभी तरह के सेल में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, सभी तरह के सेल में होता है, यानी कि यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, एक ही बात है, सभी तरह के सेल में होता है, ठीक है। लेकिन वायरस में नहीं होता, किस में नहीं होता, वायरस। सिर्फ ये बात दिमाग में सेट कर लो, वायरस के अलावा बाकी सभी तरह के सेल जितना भी है सब में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है।
कॉमन प्रोसेस है, सिर्फ वायरस में एब्सेंट होता है ये प्रोसेस, ठीक है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है वो किस में टूट जाता है, 6CO2 6H2O, एकदम लास्ट में, ठीक है, एकदम लास्ट में। ऑक्सीजन के बेसिस पे, या फिर सॉरी ऑक्सीजन के बेसिस पे नहीं, CO2 के बेसिस पे, CO2 कैसे कौन से अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस में हम रेस्पिरेशन को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है पार्शियल रेस्पिरेशन, एक है इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन, एक है कंप्लीट रेस्पिरेशन, ठीक है। जो कंप्लीट रेस्पिरेशन होगा उसमें तो पता ही है आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, वो होगा कंप्लीट रेस्पिरेशन। जो इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होगा उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से कम, यानी कि 1 से 5 मॉलिक्यूल तक अगर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो होगा इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन, ठीक है। मान लो 2 मॉलिक्यूल CO2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, या फिर 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ऐसा अगर हो रहा है, एक होना ही होगा। अगर CO2 प्रोड्यूस ही ना हो तो फिर वो पार्शियल रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पार्शियल रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन अगर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है एक से एक, 0 से ज़्यादा, यानी कि 1 से 5 तक अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन। अगर 6 मॉलिक्यूल हो रहा है तो उसे कहेंगे कंप्लीट, अगर नहीं हो रहा है तो उसे कहेंगे पार्शियल, ठीक है। अब आ जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज के द्वारा स्टार्ट होगा, ग्लूकोज नहीं खाओगे तो फिर ग्लाइकोलिसिस कहाँ से होगा, ठीक है। 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज, याद रखना। ग्लाइकोलिसिस हुआ, पाइरूवेट बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट, ठीक है। अब 2 कंडीशन आ जाएंगे, एक तो एरोबिक और एक आएगा एनारोबिक, ठीक है। जो एरोबिक कंडीशन है उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट चला जाएगा, फिर लिंक रिएक्शन होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। और दूसरा है एनारोबिक। एनारोबिक में 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट है लैक्टिक एसिड और दूसरा पार्ट है इथानॉल। जो लैक्टिक एसिड है उसमें कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। कौन सा एंजाइम लगेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। कोई भी लैक्टिक एसिड में, यानी कि जिसे हम फार्मेंटेशन कह रहे हैं, लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन में कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पार्शियल रेस्पिरेशन। जब लैक्टिक एसिड होता है फर्मेंटेशन उसको हम कहेंगे पार्शियल रेस्पिरेशन। और जब इथानॉल होता है तो उसमें एक CO2 निकल जाता है, कितना, एक CO2 निकल जाता है। एक पाइरूवेट के केस में मैं कह रहा हूँ, जब मैं एक पाइरूवेट में सोचूंगा लूँगा, एक पाइरूवेट से इथानॉल फर्मेंटेशन के द्वारा एक CO2 निकलता है। ऑब्वियसली 2 पाइरूवेट से इथानॉल फर्मेंटेशन के द्वारा 2 CO2 निकलेगा, ठीक है। अभी इस केस में मैं मान लेता हूँ एक ही निकले या फिर 2 ही निकले, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 तो नहीं निकलेगा और एब्सेंट भी नहीं है CO2, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट फर्मेंटेशन। समझ में आया? चलो मेरे बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं बहुत सारे बातें एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी नोट्स तो मैं लेकर आज नहीं आऊँगा क्योंकि रिवीजन क्लास है, मैंने पढ़ा दिया। आपको अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर मेरा जो है प्लेलिस्ट जाके चेक करो, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, डिटेल में ये सारा मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया है, ठीक है। करीब इसका शायद 3 से 4 लेक्चर है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है लेकिन मैंने डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हो। एक पाइरूवेट से 3 CO2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलता है, ठीक है। ये भी तो सबको पता ही होगा। चलो, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे, यानी कि एम्बेडेड मेयर ऑफ एंड पार्नस, ठीक है। जो इनका जो नाम का जो फुल फॉर्म है, यानी कि फुल फॉर्म मतलब जो पूरा नाम जो जिसको हम कहते हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नस याद करना। अगर आएगा तो यही तीनों नाम आएगा, दूसरा नहीं आएगा। दूसरा आएगा मतलब क्या, दूसरा कोई नहीं पूछेगा, सरनेम टर्नेम नहीं पूछेगा, ठीक है। लोकेशन है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। कितने एंजाइम होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। जो रेस्पिरेशन है वो क्या कैसा होता है, याद करो, रेस्पिरेशन क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है ये, बताया। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस में कितना स्टेप होता है, टोटल 10 स्टेप होते हैं, ठीक है। टोटल 10 स्टेप, हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। एंजाइमेटिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, इसीलिए हर एक स्टेप के लिए यहाँ पर
स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप है, इसीलिए इसके अंदर टोटल 10 टाइप्स ऑफ एंजाइम होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ 3 ही एंजाइम याद करना है, दूसरा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ याद नहीं किया जा सकता और क्वेश्चन यहाँ से आएगा भी नहीं, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलो सबस्ट्रेट फॉर्म ऑफ प्लांट क्या होता है, जो अगर स्टार्च रहा तो फिर तो डायरेक्ट ग्लूकोज ही है, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सुक्रोज फॉर्म में है, वो सुक्रोज फॉर्म में अगर है तो वहाँ पर एक इन्वर्टेज एंजाइम आ जाता है। ठीक है, जिसको हम सुक्रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, सुक्रेज बोलो इन्वर्टेज बोलो एक ही चीज़ है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में मैंने ये रिएक्शन पढ़ाया था, यहाँ पर एनसीईआरटी में है तो मैं फिर से एक बार पढ़ा दूंगा क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्वर्टेज सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। किस में, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। फिर जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है वो इजीली ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन स्टेप में, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कैसे होगा, ग्लूकोज से। ग्लूकोज कितना होता है, 6 कार्बन। पहले तो है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, दूसरा आएगा एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। आप अगर किसी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, बिजनेस के द्वारा एग्जांपल से समझो, कोई भी अगर बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो पहले क्या करते हो, पहले तो आपको माल लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, बिना इन्वेस्ट किए तो आप इनकम नहीं कर पाओगे। ठीक है, 100 रुपया पहले आप इन्वेस्ट किए, फिर वहाँ से मान लो आप 150 रुपीज़ जब इनकम किया, तो फिर आपका नेट इनकम क्या होगा, नेट इनकम आपका होगा 50 रुपया, 50 रुपीज़ होगा कि नहीं। अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपके पास आएगा कैसे बिजनेस में। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस भी एक बिजनेस है। पहले आप एटीपी को इन्वेस्ट करोगे, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। सेकेंड पार्ट में आप जो है ज़्यादा, यानी कि जितना, अगर मान लो आप टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो कितना, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। आपका फ़ायदा कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। समझ गए, चलो ग्लूकोज से एटीपी, वहाँ पर एटीपी से एडीपी बना। ठीक है, एंजाइम याद रखना, फर्स्ट स्टेप में एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेस, और उसके लिए मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, हेक्सोकाइनेस के लिए मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट होता है। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन है, सभी अभी 6 कार्बन ही चलेगा। जब मैं तोड़ूंगा फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट को, वहाँ से 3 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल सभी 6 कार्बन चलेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन हमने किया, आइसोमराइज एंजाइम यहाँ पर होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज याद रखना। लेकिन ठीक है, क्या बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन का है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट बना, और यहाँ पर इस स्टेप में क्या हुआ, फिर से हमने एटीपी से एडीपी बनाया। ठीक है, काइनेज एंजाइम लगा, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर जो फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट हुआ, उसको दो चीज़ में टूट गया, एक डाईहैप और दूसरा पीजीएल। पीजीएल का फुल फॉर्म क्या था, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि जो 5th स्टेप है वो रिवर्सिबल है। ठीक, चलो अब पीजीएल से क्या बना, पीजीएल से बना 1,3 बीपीजी। बीपीजी का फुल फॉर्म क्या है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर NAD प्लस से NADH हुआ उस स्टेप में, यानी कि 6 स्टेप में। अगर पूछे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में किस स्टेप में NADH बनता है तो होगा 6 स्टेप में। ठीक है, 6th 1,3 बीपीजीए से फिर 3 पीजीए बना। 3 पीजीए में यहाँ पर क्या हुआ, ADP से ATP बनाया हमने। डाईहैप और पीजीएल 3 कार्बन में टूट गया। फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट क्या था, 6 कार्बन, वो टूट गया। डाईहैप एंड पीजीएल दोनों ही 3 कार्बन है। ठीक है, फिर वो टूटकर क्या हुआ, वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाएंगे, 1,3 बीपीजीए बना। ठीक है, 3 कार्बन का है,
उससे वहाँ पर एटीपी से एटीपी बना है, लेकिन इसको सारे चीज़ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 1,3 बीपीजी है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बीपीजी। क्यों? क्योंकि ये देखो डाई हैप और पीजीएल में टूट गया ना, इसीलिए पीजीएल से हम सब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डाई हैप कहाँ जाएगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एटीपी से एटीपी बना, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना, फिर 3 पीजीए से 2 पीजीए बना, आइसोमरेज एंजाइम लगेगा, ये भी 3 कार्बन का है, ठीक है। फिर पीजीए 2 पीजीए से पेप बना, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, यानी कि 9th स्टेप में क्या हुआ, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बना और 9th स्टेप में H2O निकल जाएगा, ठीक है। फिर पेप से पाइरूवेट बना और ये लास्ट स्टेप है हमारा, यानी कि 10th स्टेप है, और इसका जो है ये याद रखना पड़ेगा, पाइरूवेट सिर्फ एक ही बात है, ठीक है, अब ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। एटीपी से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज में जो है 7th स्टेप में पहले 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना और फिर 10th स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना। कितना बना? 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? पहले तो फर्स्ट स्टेप में 1 मॉलिक्यूल किया था और थर्ड स्टेप में 1 मॉलिक्यूल किया था, यानी कि टोटल 2 मॉलिक्यूल इन्वेस्ट किया, 4 मॉलिक्यूल बना। आपका कितना नेट गेन कितना हुआ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ठीक है। एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज कौन सा है? पहला है और तीसरा है, ठीक है। और एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज कौन सा है? 7th स्टेप है एंड 10th स्टेप है, ठीक है। चलो, एटीपी सिंथेसिस जो होता है 2 मेथड में होता है, मैंने पहले ही बता दिया, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 मेथड में होता है। पहला तो डायरेक्ट, जिसको हम SLP कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपका एटीपी बन गया, यानी कि जो 7th स्टेप एंड 10th स्टेप में डायरेक्ट एटीपी बन गया, उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एटीपी या फिर SLP, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इनडायरेक्ट कैसे बना? हमारा जो 6th स्टेप में जो NADH बना वो इनडायरेक्ट, एक NADH से 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हमको मिलता है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, OP, इनडायरेक्ट। टोटल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना हुआ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, क्योंकि हम ऑलवेज नेट एटीपी लेंगे, ठीक है। और NADH कौन सा स्टेप में बना था? याद करो, 6th स्टेप में। एटीपी सिंथेसिस कौन सा स्टेप में हुआ था? 7th एंड 10th स्टेप में। फास्ट एंजाइम कौन सा था? हेक्सोकाइनेज। लास्ट एंजाइम क्या था? पाइरूवेट काइनेज। कहाँ पर हुआ? साइटोप्लाज्म में। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा था? पाइरूवेट था। इरिवर्सिबल स्टेप कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड एंड 10th, ठीक है। और कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर एरोबिक में पूछे तो सबसे ज़्यादा 8 एटीपी होगा, एनारोबिक में पूछे तो फिर 2 ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मल पूछे या फिर एनारोबिक पूछे 2 एटीपी होगा, लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन बोल दिए तो फिर 8 होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? 8 होगा। चलो, कैसे 8 कैसे होगा आप ये भी जान लो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बना, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सारा कुछ मैंने बताया, सारा कुछ जो है 1,3 BPGA से जो पाइरूवेट तक सब कुछ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डाई हैप और PGL में टूट गया था। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना? NADH। एक NADH से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है, 2 मॉलिक्यूल NADH से 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा, 3 इंटू 2 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और हमने नेट गेन SLP कितना था हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 6 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल हो गया एरोबिक कंडीशन में। चलो, और जो है पाइरूवेट का जो है यह याद है, उसको क्या कहते हैं, सिंबल जो है उस वो याद है ना? याद होना चाहिए, वो याद नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूँ। वो क्या है? कैसा होता है? CH COOH एंड यहाँ पर क्या हो गया ये? यहाँ पर O, ठीक है। ये जो है ये हमारा सिंबल हो गया, ठीक है। चलो, हो गया ये। अब आ जाते हैं मेटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरूवेट। पाइरूवेट का जो है मेटाबॉलिक फेट क्या है, ठीक है। ये एक तो सेलुलर नीड के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मेटाबॉलिक फेट सेलुलर नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्लाइकोलिसिस से पाइरूवेट बना, उसके द्वारा क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। पाइरूवेट 3 कार्बन का है, कॉम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा
तो फिर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनेगा, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इथेनॉल फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक कंडीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर इथेनॉल फर्मेंटेशन हुआ तो फिर वो ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, सच्चेरोमाइसिस सेरिवेसी जिसको हम कहते हैं, सच्चेरोमाइसिस सेरिवेसी, याद है ना, वो भी यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। और क्या होगा, अगर मैं एक मॉलिक्यूल पाइरूवेट के केस में बात करूं तो फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन के द्वारा एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेगा। और अगर मैं दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट के केस में बात करूं तो फिर क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेगा। हो गया, 2 मॉलिक्यूल निकल रहा है तो इसीलिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और लैक्टिक एसिड में केस में कोई भी CO2 तो नहीं निकलता, ये भी 3 कार्बोनी है, ठीक है, कोई भी CO2 नहीं निकलेगा। बैक्टीरिया में देखा जाता है, मसल में जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तब जो है मसल में ये होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है। और कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड कार्ड बनता है हमारा, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हाँ ऐसे ही है, तो जिसको हम लैब कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है देखने को मिलता है, लेकिन उसमें कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होता लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, इसीलिए ये जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और एनारोबिक भी है, ठीक है। चलो, अगर एरोबिक के केस में अगर हम डिटेल्स में देखें तो पहले ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बना, उसके द्वारा क्या क्या निकला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP SLP, ठीक है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट चला गया, सारे एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट के केस में मैं बात करूंगा, ठीक है। अभी 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट को दिमाग से निकाल दो, मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट के केस में सभी कुछ बात करूंगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद लिंक रिएक्शन होगा, लिंक रिएक्शन के द्वारा एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल जाएगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH निकल जाएगा, ठीक है। क्या बना, एसिटाइल कोए फिर कहाँ पर जाएगा, क्रैब साइकिल में, और क्रैब साइकिल के द्वारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिर से निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH फिर से निकल जाएगा। टोटल कितना, जब लिंक रिएक्शन के द्वारा एक मॉलिक्यूल CO2, क्रैब साइकिल के वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल गया। पाइरूवेट से जब एसिटाइल कोए बना यानी कि लिंक रिएक्शन के द्वारा एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH, और एसिटाइल कोए जब क्रैब साइकिल के अंदर गया तब एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH, टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, यानी कि क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के वहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH निकल गया, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ETS होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलो, अगर इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना भाई, अब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है, कर देना, और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है लिंक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। किसके अंदर लिंक होता है, नाम ही लिंक रिएक्शन में, इसीलिए लिंक ही करेगा दोनों चीज़ों को, किसको लिंक करेगा, जो क्रेब साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब साइकिल है, उसको लिंक करेगा। लोकेशन तो मैंने बता दिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम क्या है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस, याद रखना पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। कैसे याद करना है, ट्रिक्स जब मैंने पढ़ाया है कोर्स में तब मैंने बता दिया, ठीक है। यूट्यूब में ही है भाई, कोर्स मतलब और कुछ नहीं, यूट्यूब में भी है, अब प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना, ठीक है। Mg2+ NAD+ TPP रिक्वायरमेंट होता है, किसका, Mg2+ यानी कि मैग्नीशियम आयन, NAD+ TPP का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए। प्रोसेस क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल जाता है, और CO2 निकल गया तो इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे उसे, क्योंकि CO2 निकल जा रहा है, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसीलिए लिंक रिएक्शन जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलो, जो क्रेब साइकिल है उसका जो दूसरा नाम है, अब क्रेब साइकिल के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम है TCA साइकिल, ठीक है, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लोकेशन क्या है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कितना स्टेप्स होते हैं, टोटल 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम होता है हर एक स्टेप के लिए, या फिर कितना एंजाइम रहेगा, टोटल 8 एंजाइम्स रहेंगे, ठीक है। 8 स्टेप्स के लिए 8 एंजाइम्स रहेंगे। पर्पस क्या है, CO2 प्रोड्यूस करना और
कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन कर देना, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या निकलेगा पहले ये समझ लो। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल NADH निकलेगा, 1 मॉलिक्यूल FADH2 निकलेगा, 1 मॉलिक्यूल GTP निकलेगा। CO2 तो गया, उसका कोई काम नहीं। NADH और FADH2 जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, यानी कि इनडायरेक्ट ATP। एक मॉलिक्यूल NADH से 3 मॉलिक्यूल ATP बनता है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से 9 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा, हो गया 9। एक मॉलिक्यूल FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ATP बनता है, तो वहाँ पर 9 ATP, यहाँ पर 2 ATP, कितना हुआ टोटल 11 ATP। यानी कि क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर इनडायरेक्ट ATP कितना प्रोड्यूस होता है पूछे तो होगा 11 ATP। और एक मॉलिक्यूल GTP प्रोड्यूस होता है। एक चीज़ याद रखना, GTP और ATP जुड़वा भाई है जो कि किसी मेले में बिछड़ गए थे, ठीक है। GTP मतलब ATP, ATP मतलब GTP, दोनों जुड़वा भाई है, ठीक है। यानी कि वो SLP है, GTP मतलब SLP यानी कि डायरेक्ट ATP। एक GTP से एक ATP प्रोड्यूस होता है, पहले 11 था और एक यहाँ पर आया, टोटल 12 ATP होता है, ठीक है। किसके केस में बता रहा हूँ, क्रेब्स साइकिल में एक मॉलिक्यूल पाइरूवेट के लिए 12 मॉलिक्यूल ATP बनता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के लिए 2 × 12 यानी कि 24 मॉलिक्यूल ATP बनेगा। समझ में आया? चलो, 2 एंजाइम याद रखना, सिट्रेट सिंथेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सक्सिनेट एंड फ्यूमरेट के बीच में वो आता है, ठीक है, याद रखना। चलो अभी हम क्रेब्स साइकिल को देखते हैं, ठीक है। चलो, हाँ एक सेकेंड, बड़ा चैप्टर है, मैंने सोचा था कि शायद हो जाएगा 2 चैप्टर, लेकिन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। सिर्फ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से मैं कराता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स के आसपास हो गया है, ठीक है। तो फिर अगर मैं करवाने जाऊँगा तो फिर रिवीजन क्लास ही बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 40 मिनट्स तो यहीं पर ही लग जाएगा शायद, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले आता है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल, वहीं से स्टार्ट होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ H2 आके मिलेगा, एसिटाइल कोए आके मिलेगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, सिट्रेट सिंथेज आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, सिट्रेट सिंथेज। फिर कोए निकल जाएगा, कोए एंजाइम निकल जाएगा, वहीं से निकल जाएगा, ठीक है। क्या आया, सिट्रेट, फास्ट प्रोडक्ट आया क्या, सिट्रेट, इसीलिए इसको सिट्रेट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। सिट्रिक सॉरी सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो TCA साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, कहते हैं, जय छोड़ो। तो 6 कार्बन हो तो वहाँ से फिर क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। क्या, आइसोसिट्रेट जब बना तब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट जब बना तब NADH बनेगा, ठीक है। आइसोसिट्रेट से जब ऑक्सैलोसक्सिनेट बना तब एक मॉलिक्यूल CO2 निकल जाएगा। पहले सिट्रेट से जब आइसोसिट्रेट बना तब NAD प्लस से NADH बना, ऑक्सीडेशन हुआ। जब आइसोसिट्रेट से फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट बना तब एक CO2 निकल गया, ठीक है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। इसीलिए जो है आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट यानी कि सिट्रेट के बाद से ऑक्सैलोसक्सिनेट तक पूरा प्रोसेस, जो होल प्रोसेस है, उसको हम एक साथ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। उसका मतलब ही उसके अंदर ही CO2 निकल गया, वो भी आ जाएगा, और NADH बना, वो भी आ जाएगा, ठीक है। NCERT पे यही लिखा है, सिट्रेट, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। लेकिन मैंने तोड़कर आपको बता दिया, ठीक है। फिर अल्फा क्लिटोग्लूटारिक एसिड से जब बनेगा सक्सिनेल कोए, वहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि NAD प्लस से NADH बनेगा और CO2 निकल जाएगा, ठीक है, याद रखना। सक्सिनेल कोए से फिर सक्सिनेट बनेगा, वहाँ पर GDP से GTP बनेगा, SLP है जो। GTP और ATP एक दूसरे का जुड़वा भाई है, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने पढ़ा है टोटली, तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो फिर देखो भाई,
40 मिनट्स 45 मिनट्स के अंदर तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इतना बड़ा चैप्टर है, नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ा मैं दूंगा भी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और मैं डिटेल्स में पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। मैंने डिटेल लेक्चर्स मैंने बना के रखा है, 3 या 4 लेक्चर्स में मैंने ये पढ़ाया है चैप्टर, ठीक है। आप सभी लोगों को जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से देख लेना, मैंने जो है टिप्स ट्रिक्स मैंने सब कुछ बताया कैसे याद करना है। फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा, एंजाइम याद रखना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। यहाँ पर FAD से FADH2 बनता है। फिर फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा, H2O वहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। और फिर मैलेट से फिर ऑक्सालो एसिटिक एसिड होगा, फिर NAD+ से NADH बनेगा, ठीक है। प्रोसेस ऐसे चलेगा। 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनेगा, 1 मॉलिक्यूल GTP या फिर ATP जो भी का वो बनेगा, 2 मॉलिक्यूल CO2 बनेगा। सारा कुछ एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट के रेस्पेक्ट में है तो फिर सारा कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ATP बैलेंस शीट। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, SLP कितना था, यानी कि नेट गेन ऑफ ATP के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नेट गेन ऑफ ATP 2 मॉलिक्यूल, 2 इन्वेस्ट किया, 4 मॉलिक्यूल बनाया, इनकम किया, नेट गेन कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल NADH मतलब 6 ATP और यहाँ पर SLP में 2 ATP या फिर तो फिर क्या हो गया, टोटल 8 ATP, ठीक है। लिंक रिएक्शन के द्वारा क्या हुआ, 2 NADH बना। मैंने एक पाइरूवेट के रेस्पेक्ट में मैंने बताया था, एक पाइरूवेट से एक NADH लिंक रिएक्शन में निकलेगा और एक NADH है वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा वहाँ पर निकलेगा, टोटल 2 निकलेगा। तो फिर लिंक रिएक्शन में केस में अगर मैं बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा एक पाइरूवेट से, तो 2 पाइरूवेट के केस में मैं बात कर रहा हूँ तो 2 NADH निकलेगा। 2 NADH मतलब 6 ATP, पहले था 8 अब हुआ 6, 8 8 16, 16 से 2 घटा दो 14 ATP, ठीक है। और फिर यहाँ पर कोई भी SLP तो नहीं होता, सबस्ट्रेट लेवल यानी कि डायरेक्ट ATP नहीं मिलता। क्रेब्स साइकिल में टोटल क्या होता है, 3 ATP आता है, 3 NADH आता है एक पाइरूवेट के रेस्पेक्ट में, 2 पाइरूवेट के रेस्पेक्ट में 6 NADH आएगा और 2 FADH2 आएगा, ठीक है। एक FADH2 आता है एक पाइरूवेट के रेस्पेक्ट में, 2 पाइरूवेट के रेस्पेक्ट में 2 FADH2 आएगा। 6 NADH से टोटल 6 × 3 18 ATP, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 FADH2 से 2 × 2 यानी कि 4, 18 और 2 20 और 2 22 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यानी कि इनडायरेक्ट ATP, डायरेक्ट ATP कितना बनेगा, 2 GTP मतलब 2 ATP, तो फिर वहाँ पर 22 ATP और यहाँ पर 2 ATP मतलब 24 ATP। यहाँ पर 24 ATP और पहले कितना था, लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलिसिस मिलाकर 14 ATP, टोटल आया 38 ATP। अब बात आ जाता है 38 और 36 कौन सा मैं लिखूँ, जहाँ पर ATP यूज़ होगा, जो जो ऑर्गन हमारा दिन रात काम करते हैं, ठीक है, यानी कि हार्ट, किडनी, लीवर, मसल जो भी दिन रात वो लोग काम करते हैं, वहाँ पर कितना ATP यूज़ होगा अगर पूछे तो 36, हमेशा 2 घटा देना क्योंकि वो लोग खुद के काम के लिए 2 ATP यूज़ कर लेगा, ठीक है, ऐसा सोचो 36। और बाकी कहीं पर भी पूछे 38 लगा देना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ETS में, ठीक है। ETS में मैं कुछ चीज़ें कहूँगा, सिर्फ वही याद रखना, बाकी कुछ याद रखेंगे ETS में ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है उतना ज़्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ पर से नहीं आता। मैं सिर्फ जो लिखाऊंगा अगर आएगा तो वहीं से आएगा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ETS, ठीक है। ये ग्रुप है एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, टोटल 4 जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ETS में इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता लेकिन वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा लेकिन वो H2O में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 1 के लिए याद रखना 2 कैरियर होते हैं, FMN एंड FES, ठीक है। NADH जो है डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है।
यूबिक्विनोन होता है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। कॉम्प्लेक्स 3 के लिए याद रखना साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स उसका फुल फॉर्म है, ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम बी होता है FES यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1 होता है, ठीक है। सॉरी मेरे गले में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 2 कॉपर सेंटर वहाँ पर होते हैं, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, ठीक है। ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम C उसका जो फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म मतलब क्या, वो ऑक्सीडाइज करता है, साइटोक्रोम C को कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। 2 तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, एक तो सिंपल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कैरियर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कैरियर है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कैरियर। और हाइड्रोजन कैरियर ही ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है, याद रखें। कॉम्प्लेक्स 5 है उसका जो फुल फॉर्म वो है सिंथेज ATP। कॉम्प्लेक्स 5 का फुल फॉर्म क्या है, सिंथेज ATP। F1 हेड होता है और F0 चैनल होता है, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। और साइटोक्रोम क्या होता है, ये एक एम्फी कॉन्टेनिंग कैरियर यानी कि फेरिक कॉन्टेनिंग कैरियर होता है, ठीक है। और ऑर्गेनल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ETS, ठीक है, ऐसा होता है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है ETS में, ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्रोड्यूस होता है। और ETS ऑक्सीजन, NADH एंड FADH2 के अलावा नहीं चल सकता। ETS रन करने के लिए ऑक्सीजन, NADH एंड FADH2 चाहिए, मैंडेटरी है ये, ठीक है, याद रखना। जो फैट है वो ग्लाइकोलिसिस में ग्लिसरॉल के द्वारा यानी कि ग्लिसरॉल के फॉर्म में, जिसको जो 3 कार्बन का जो होता है, और फैटी एसिड के फॉर्म में एंटर कर सकता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। लेकिन हमको ये जानना है कौन सा फॉर्म कहाँ पर एंटर करेगा, कौन से प्रोसेस से। जो ग्लिसरॉल है वो जो है डाई हैप, मैंने पढ़ाया था, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जहाँ होते हैं डाई हैप और PGL में टूट जाता है, वहीं डाई हैप पे वो एंटर करेगा, ठीक है, ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड एसिटाइल कोए में एंटर करेगा, ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है, याद रखना, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में पायरुवेट में भी या एंटर कर सकता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में भी एंटर कर सकता है, एसिटाइल कुए में भी यानी कि लिंक रिएक्शन में भी एंटर कर सकता है, क्रेब्स साइकिल में भी एंटर कर सकता है, यानी कि तीनों जगह से एंटर कर सकता है। प्रोटीन के लिए याद रखना, प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में कहीं से भी एंटर कर सकता है। और कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ही एंटर करेगा। रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एम्फीबोलिक है, यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस भी वहाँ पर होता है, एनाबोलिक प्रोसेस में होता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। सिर्फ मैंने जो एनारोबिक के केस में जो है मैं दो बार रिपीट मैंने कर दिया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा और इथेनॉल फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा, इसीलिए जो है वो पार्शियल रेस्पिरेशन है। और एनारोबी और लैक्टिक एसिड हो गया। और अल्कोहल के केस में अल्कोहल फर्मेंटेशन जब होगा 2 पायरुवेट से 2 CO2 प्रोड्यूस होगा, इसीलिए जो है वो पार्शियल रेस्पिरेशन है, ठीक है। लेकिन याद क्या करना है, एंजाइम के जो नाम है वो याद करना है, ठीक है। सिंपली याद करो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज काम आता है। कौन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इथेनॉल फर्मेंटेशन के दौरान पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, एक कॉन्फ्यूज मत होना, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज काम आता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इथेनॉल फर्मेंटेशन के दौरान पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। चलो एक और बात याद रखना, सारे जगह पे यानी कि लैक्टिक एसिड आपसे पूछे या फिर इथेनॉल पूछे, हर जगह पे 2 ही ATP होता है, ठीक है, प्रोड्यूस 2 ही ATP। तो फिर ATP का भी झंझट खत्म हो गया, सिर्फ 2 ATP याद रख लेना, लैक्टेट के पूछे या फिर इथेनॉल के, सभी जगह पे 2 ही प्रोड्यूस होगा ATP, ठीक है। लैक्टेट का लोकेशन भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, लैक्टेट का लोकेशन भी साइटोप्लाज्म है। हो गया कंप्लीट। एक बात और है,
जो रेड मसल है वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है, वाइट मसल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये तो पता ही है, मैंने कहाँ पर पढ़ाया था ये, मैंने पढ़ाया था हाँ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मैं पढ़ाया था ये। ठीक है, आपको जो 7% एनर्जी ही सिर्फ रिलीज होगा, लेस देन 7%। ठीक है, और 13% हो जाएगा तो फिर वो पॉइजनस हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, याद है ना, 13% होने से पॉइजनस हो जाता है और लेस देन 7% एनर्जी ही प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से, या फिर आप मोस्टली अप्रोप्रिएटली कहे तो एनारोबिक फर्मेंटेशन में। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, लेस देन 7%। और रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम रेस्पिरेटरी कोशेंट। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं रेस्पिरेशन कोशेंट से, कि कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा था और उसका जो RQ का जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा था और कौन से तरीके की रेस्पिरेशन था। अगर देखो, एक पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए एक पार्टिकुलर RQ वैल्यू है। ठीक है, अगर हम RQ वैल्यू अगर हमको पता होगा तो वहाँ से हम सबस्ट्रेट पता लगा सकते हैं, और अगर सबस्ट्रेट एक बार पता चल गया तो वहाँ से हम कैसा रेस्पिरेशन था वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर लैक्टिक एसिड मान लो हो गया तो फिर सबस्ट्रेट हो गया, तो उससे क्या होगा, उसका रेस्पिरेशन तो पता है हमको, लैक्टिक एसिड का इन पार्शियल रेस्पिरेशन होता है, पता चल गया। ठीक है, अल्कोहल हुआ, इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, पता चल गया। अब एरोबिक के केस में वो 1 होता है, एनारोबिक के केस में इन्फिनिटी होता है। ठीक है, क्योंकि CO2 डिवाइड बाई O2 तो नहीं है तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर टोटली इन्फिनिटी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 होता है। फैट के केस में स्पेसिफिकली ट्राईपाल्मिडीन NCERT पे गिवन है। ठीक है, ट्राईपाल्मिडीन 0.7 होता है, और प्रोटीन के केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट 0.9 होता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, मान लो ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज है। कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है O6 एंड 6 है, सेम है। या फिर मान लो C40H78O38, तो C का 48 है, C का 40 बोला और ऑक्सीजन का 38 बोला, करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन अगर सेम होगा तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन का अगर वैल्यू सेम है, यानी कि मॉलिक्यूल एटम्स अगर सेम है, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, ऐसे अब पता लगा लेना। आएगा नहीं, पूछेगा तो सिर्फ ट्राईपाल्मिडीन के बारे में ही पूछेगा, नहीं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो चलो यहीं पर ही जो है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ख़त्म होता है। ठीक है, 1 घंटे के करीब आसपास हो गया है। देखो आप देख सकते हो, मैंने ये लिख कर भी मैं लाया था कि एनवायरमेंटल इशू मैं करवा दूंगा, लेकिन नहीं होगा। 50 मिनट्स के आसपास हो गया है मेरा। 40 मिनट रिवीजन क्लास में 40 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रखता, लेकिन फिर भी 10 मिनट्स एक्सेस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक आपका जो है, अगर आपने अच्छे से अगर पढ़ रखा है, एक महीना हो 2 महीना हो, या फिर मैंने जब पढ़ाया था तभी हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर ये रिवीजन क्लास सुनकर आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन क्लास का फ़ायदा क्या है, आपको खुद से पढ़ना नहीं पड़ता। फ़ोन को कोई भी शांत जगह पे बैठकर फ़ोन को रिकॉर्डिंग को चला लो, सुन लोगे आप, तो सारा कुछ आपके दिमाग में फिर रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिवीजन क्लास, और ये नीट के 1 हफ्ते पहले ये बहुत काम आएगा, क्योंकि तब आपके पास बहुत सारी चीज़ होंगे जो है आँख बुलाने के लिए, लेकिन आप उतना देख नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। अगर कोई भी अगर चैप्टर में डाउट हुआ कि ये चैप्टर मेरा थोड़ा सा वीक है, चैप्टर का रिवीजन क्लास सुन लेना, सभी कुछ फिर से रिकॉल हो जाएगा। जो है जितना क्वेश्चन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ ये रिवीजन क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो मेरे रिवीजन क्लास में ही आएगा, लेकिन ये रिवीजन क्लास आपको समझने के लिए चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं जब पढ़ा रहा हूँ तब मेरे साथ ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आप सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। एक सेकंड, एक और खुशखबरी है, मुझे कम्युनिटी टैब मिल गया है। ठीक है, मैं आपके लिए पोस्ट मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद है, बहुत ही मेहनत किया है भाई बनाने में, थोड़ा सा लाइक कर देना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है,
तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो भाई।